दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। दो तीन खबरें हैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था। आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए, ये आपको मालूम है। समाजवादी पार्टी वहाँ पर भी हारी और यहाँ पर भी हारी। आजमगढ़ मायावती का क्या रोल रहा और भविष्य में क्या हो सकता है और किस नज़र से राजनीति करवट ले सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। पहले तो आजम खान ने यह कहा, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, कि वहां के लोकल प्रशासन ने जहां पर 800 बूथ, एक बूथ पे 800 वोटें थी या 1200 वोट थी, वहां 6 वोटें डली और जहां 2200 वोट थी वहां पर 1 वोट डली। और कुछ वीडियो मैंने आपको पहले एपिसोड में दिखाए थे कि वाकई वहां का लोकल प्रशासन डंडे मार के भगा भी रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दर्शकों, ये वाली जीत तो उसी वक्त तय हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की जब मायावती ने आजमगढ़ को ये एहसान जताते हुए अपना कैंडिडेट हटा लिया था। लेकिन उन्होंने कोई आजम खां के पक्ष में तो मतदान करने के लिए कहा नहीं था। और फिर वो जो बहुजन समाज का वोट है वो कहाँ जाता है, आपने देख लिया 2022 में 5 किलो राशन उन्होंने बांटा। 53,000 करोड़ रुपया बजट के अलावा एलोकेट किया गया यहाँ उत्तर प्रदेश में कि इन लोगों को 5 किलो राशन मिले। उस 5 किलो राशन ने वो काम कर दिखाया। भूखे को तो 2 रोटी चाहिए। हालात कोरोना के बाद से कैसे हैं और उससे पहले से कैसे हैं आपको मालूम है। और फिर हिंदुत्व की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति, मंदिर की राजनीति, ये सब आप जानते हैं। तो ये तो तय जब ही हो गया था जब मायावती जी का वोटों को खुला छोड़ दिया गया था। अगर मायावती जी वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं और एक नॉन मुस्लिम होता तो आजम खां का कैंडिडेट जीत जाता। तो एक तो लोकल प्रशासन का जैसे आरोप लगाया आजम खान ने और वहाँ की वीडियोज़ भी मैंने आपको दिखाई, तो ये जीत जब ही तय हो गई थी कि वहाँ पर लोधी जो है जीत जाएंगे। और ये लोधी वही हैं जो आजम खां के साथ ही हुआ करते थे। लेकिन समाजवादी अगर जीत जाती तो क्या होता, फिर आगे क्या समाजवादी की सरकार नहीं रही पहले, क्या क्या हो गया था। हाँ, छुट भैया नेता ज़रूर पैदा हो गए थे बहुत सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदमाशियां तो नहीं, चूंकि बदमाशी की बात तो ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है वो ये बताता है कि 2017 से लेकर 2021 तक जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न वाला और अपराध हुए। मेन स्ट्रीम मीडिया मुलायम सिंह के वक्त को और अखिलेश के वक्त को ये दिखाती है कि बहुत बड़ा गुंडों का राज था। इसलिए आपको अगर गुंडे से बचना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। और इसके अंदर वो लोग आ भी गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ शहरों में इसमें भी कोई दो राय नहीं, बुरी आपको शायद लग सकती है कि लाल टोपी वाले या समाजवादी पार्टी के समर्थक अपनी बदमाशियां दिखाते भी थे, चाहे मोटरसाइकिल तेज चलाना हो, चाहे हंगामा करना हो, इससे गलत असरात जाते थे। ये बात तो हकीकत है। लेकिन अब दूसरी तरफ देख लीजिएगा, फिर वहाँ पर अब जाके पूरब में देख लीजिए, वहाँ पर पंडितों में और ठाकुरों में क्या झगड़ा है वो आपके सामने आ नहीं पाता, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया और आपका अपना मीडिया भी कोई है मौजूद नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई यहाँ की। दूसरी बात यह है कि आजम खान ने जेल से वो आए और इनके एक साथी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। और क्या कुछ पीछे इसके वो तो नहीं था, चूँकि खुली आंख से ज़रूर देखना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कोई भी यहाँ पर अपना नहीं है और आपको ऊपर वाले ने अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा कीजिएगा। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक रहा उस यूनिवर्सिटी का। उसके बारे में तो दर्शकों एक बार बात करते करते मेरी आंखें भी नम हो गई थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी संभव हो सकता कोई डील हो कि पहले आप जाइए, यानी अपने दोस्त जो थे उनसे कह दिया हो कि भाजपा में चले जाइए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कोई मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया हो या उसके किसी लोगों ने कह दिया कि आप थोड़ा शांत रहें, अपनी मैनेज करते रहें। लेकिन बहरहाल मायावती ने ये रोल अदा किया। अगर मायावती का कैंडिडेट वहाँ होता और वहाँ पर कुछ वोटें उनकी कट जाती बहुजन समाज की, तो वहाँ पर वो समाजवादी का जीत जाता। हालांकि उसके जीतने से कोई फ़ायदा नुकसान मुझे नहीं लगता। अब आ जाइए आप आजमगढ़ में हाल क्या हुआ आपको मालूम है कि वहाँ पर तो जो लड़ रहे थे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे जो अल्पसंख्यक भाई थे वो वोट नहीं दे पाए। गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया था मायावती जी ने वहाँ, तो मुसलमानों की वोटें वहाँ से कट गई, वो फिर हार गए वहाँ पर। अगर वो जीत जाते तो तब भी क्या होता। अब सारी की सारी ताकतें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं। तो ऐसे सूरत में आप क्या कर सकते हैं दर्शकों। चलिए, ये खबर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन भविष्य में मायावती का भी ट्वीट आया, लगा देता हूं कि देखो अल्पसंख्यकों को पहचान लेना चाहिए कि जीत हम ही हरा सकते हैं। आप तो तन्मयता से इलेक्शन ही नहीं लड़ी मायावती जी। इस 2022 में आधे इलेक्शन के बाद तो इनके मुँह से कुछ बात फूटी थी, कोई बात ही नहीं निकाल पाई। अमित शाह जी ने जब कहा कि हाँ कुछ बोलिए, तब जाकर तो बोली थी वो।
उससे पहले तो उनका पूरा इरादा क्या था वो आप जानते हैं। और ये ईडी जो है ये महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। लोगों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। सब नेताओं के पास किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, ये तो आपको बहुत डिटेल में जाएंगे तब जाके समझ में आएगा कि हमारे जो गोगोई थे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ वो थे जज थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आकर के सरकार के खिलाफ बात बोली थी। और बाद में दुष्यंत दवे करके सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष थे दर्शकों, उन्होंने कहा कि गोगोई तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो गए थे सरकार से। एक महिला ने उन पर आरोप लगाया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का भी सारे फैसले तो मंजूर हमें हैं, करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी कंप्रोमाइज़ हो गए, जैसा कि उनका आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मायावती को कंट्रोल कर लेती हैं, या कोई ऐसा लोग कहते हैं, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। अब इन नेताओं के पास, ये बड़े बड़े नेताओं के पास इनके काले छिट्टे भी, अब आप महाराष्ट्र में देख लें जाकर के। महाराष्ट्र में कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनको ईडी ने नोटिस दे रखे हैं। 175 करोड़ रुपए का एक मंत्री है, वो बैठा गुवाहाटी में इस समय शिवसेना से बगावत करके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, यही एकनाथ शिंदे 2014 में दर्शकों रोया है वहाँ पर, क्या कहते हैं वहाँ थाने में विधानसभा क्या कहते हैं एक उसमें सभा में उसने रो करके अपना त्याग पत्र दिया और शिवसेना के उद्धव ठाकरे से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ से हट जाएं। आज वो उनके साथ हैं। अगर ये मिसाल के तौर पे ईडी के इनके नोटिस इनके पास है, ये चोरी करते थे, ये घोटाले करते थे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का दावा करते हैं तो क्या ये लोग सही हो जाएंगे? ये भी सोचने की बात है, राजनीति की बात है। बहरहाल मैं अपनी दूसरी खबर पर आ जाता हूँ, बहुत लंबा समय हो जाता है बात करते करते। ये मायावती के भी मैंने वो दिखा दिया आपको। एक चीज़ मैं आपको, और आप जानते हैं तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? नाम भी मुश्किल से लिया जाता है वैसे तो, लेकिन जानते हैं कौन है? ये एनजीओ चलाती थी एक, और जकिया जाफरी जो एहसान जाफरी की वाइफ थी, गुजरात गुलबर्गा सोसाइटी में 69 लोग जो मार दिए गए थे, उसमें प्रधानमंत्री जी को लेकर एसआईटी का जो रिजल्ट था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और कहा था कि इसके अंदर कुछ अफसरों का और प्रधानमंत्री जी की कोई संलिप्तता अगर है तो देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दी। इनको जो सपोर्ट करती थी वो तीस्ता सीतलवाड़ थी, उनको पुलिस उठा करके ले गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बारे में कहा कि कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो जकिया जाफरी को सपोर्ट कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल रहे इसके फादर, और तमाम दुनिया की बात रही, लेकिन अब इनका जो है उठा लिया गया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई है तो क्या गुलबर्गा सोसाइटी में नरसंहार नहीं हुआ था? जकिया जाफरी जो बूढ़ी हो रहा था अपने हस्बैंड को लेकर के जो करती है, क्या वो नहीं हुआ था? उस पर अमित शाह जी ने कि वो जो है उसमें इंटरव्यू में कह दिया है कि वो जो है गोधरा का जो है गुस्सा था लोगों में। बिल्कुल जुल्म था, वो बहुत बड़ा जुल्म था। किसी आदमी की ट्रेन के अंदर जला देना या जल जाना या कुछ भी ऐसा हो जाना, आपने 60 लोगों को मार दिया या जो भी कुछ वहाँ हुआ वो भी तो गलत था। लेकिन वहाँ पे फिर हज़ारों या सैकड़ों लोग मारे गए गुजरात में, वो उससे भी ज़्यादा गलत था। उसके अंदर सरकार की संलिप्तता कही जाती है। जब कभी रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है दर्शकों, तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है, तो उसके अंदर खुली जो है जिम्मेदारी जो है लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के है। बल्कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की बात कही मोदी जी से कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि हालात ऐसे चल रहे हैं, मुंसिफ भी ये हैं, अखबार भी ये हैं। वो शेर आपने सुना है ना कि हमें यकीन है कसूर हमारा निकलेगा, लेकिन आप लोग या आम दर्शक या आम वोटर्स या इंसाफ पसंद लोग क्या कर सकते हैं? एक हामिद अंसारी एक शेर पढ़ रहे थे कि खींचो ना कमान न तलवार निकालो, गर तेग हो सामने तो अखबार निकालो। तेग कहते हैं तोप को, खींचो न कमान न तलवार निकालो, गर तेग हो सामने, गर तोप हो सामने तो अखबार निकालो। तो हमारा तो कोई ऐसा सोशल मीडिया पे या कोई चैनल भी नहीं है, और जो चैनल्स आपको दिखाते हैं वो किस तरह के रोल अदा कर रहे हैं आप जानते हैं। तो दर्शकों सोचने की ज़रूरत इस बात की है कि देश जो है संविधान से बचेगा, आपस के भाईचारे से बचेगा, और बचा है। इसके अंदर अगर कुछ ताकतें वक्ती तौर पे आ गई हैं तो ये भी ऊपर वाले का चक्र है। पुरानी बातों से सीखने की ज़रूरत है। एक ऐसा प्लेटफार्म हो जाए, उसकी रस्सी पकड़ ली जाए और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो कम से कम एक अखबार तो निकले, एक सोशल मीडिया पे चैनल तो बने। मैं भी इसकी कोशिश कर रहा हूँ, जॉब कई जगह करता हूँ, ये चैनल बना रखा है, इसको स्प्रेड कर देना, इसको थोड़ा सा लोगों को बता देना, एक आवाज़ बन जाएगी। हो सकता है पता नहीं कब तक चले, कोई मसला ना बन जाए। तो दर्शकों बात यह है कि ये 2-3 खबरें मेरे सामने थी। तो ये रामपुर वाला इलेक्शन समझाना था आपको, बेयारो मददगार है। एक नेता याद आता है मुझे, हैदराबाद वाला, वो खुल के बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों के लिए इसलिए खुश भी होते हैं। बहुत से मुसलमान उसे बी पार्टी भी बता देते हैं। तो दर्शकों बात यह है
कोई बात करता है खुल करके, चूँकि उसके हिंदू वोट का बर्डन उसके पर नहीं है, वो खुल के बोल सकता है। जैसे शिवसेना का बाल ठाकरे बोला करते थे अपने पक्ष के बारे में, उसे मतलब ही नहीं था मुस्लिम वोटों से। हालांकि वह मुसलमान अब कुरान ख्वानी कर रहे हैं उसके पक्ष में, उद्धव ठाकरे के। अच्छी सरकार चलाई 2.5 साल में उन्होंने। तो आपस में मिलजुल के भी काम हुआ जा सकता है, लेकिन एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। ये जो टीवी है इसने जहन बनाए दरअसल दर्शकों। मैं आपसे कई दफ़े कह चुका कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में बने, तो 2014 में बनने के बाद मुकेश अंबानी जो उनके बिल्कुल मान लीजिए अडानी और अंबानी साथ में ही होते हैं, लोगों का कहना, अखबारों के अंदर भी बात है, सबसे पहले चैनल 18 ख़रीदा गया, चूँकि ज़बानें ख़रीद ली गई। आपका जहन कहाँ से बनता? आपकी किताबों से, अखबारों से, और जो है उर्दू भूल गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैन स्ट्रीम मीडिया में कैसे बागड़ बिल्ले आ गए आप देख लीजिए। ट्विटर की दुनिया में मैं देखता हूँ कि 1-2 पत्रकार ऐसे मिलते हैं जो इंसाफ की बात कह सकते हैं, वरना अंदरूनी एतबार से वो कौन से भगवा चड्डी पहने बैठे हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो बहरहाल बात सारी कैसा, एक तो आज़म खां की बताई, एक मायावती की मैंने आपको बताई, और दूसरे तीसरा सीतलवाड़ की बताई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जकिया जाफरी भी परेशान है, अब कौन सी जगह है, कौन सी बात है। एक जगह ये नज़र आती है कि आवाज़ उठाने का एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको थोड़ा सा फ़रोग कीजिए, और जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म है सबको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ फॉरवर्ड कीजिए। कोई और दूसरी खबर आती है फिर आता हूँ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए जय हिंद।